अध्यक्षता करने के लिए विधि संकाय के वरिष्ठ प्रोफेसर वीएस मिश्रा सर तथा वक्ता के रूप में प्रोफेसर अमरपाल सिंह सर सभागार में आ चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग आएं और मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। इस राष्ट्रीय कार्यशाला के आज दूसरे दिन 7वें तकनीकी सत्र, जिसका विषय है ड्यूटीज इन इंडियन ट्रेडिशन, इस तकनीकी सत्र को शुरू करने के लिए सबसे पहले मैं इस आयोजन के आयोजन सचिव अनूप कुमार जी से निवेदन करूंगा कि हमारे अतिथियों का सम्मान करें। इस तकनीकी सत्र का विषय है समसामयिक भारत में मौलिक कर्तव्य, और इस तकनीकी सत्र की अध्यक्षता करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विधि संकाय के प्रोफेसर वीएस मिश्रा सर। एक औपचारिक परिचय के रूप में मैं सर के बारे में मैं कुछ बातें बता दूं। He was awarded the UGC Merit Scholarship 1991-1992. He started his teaching career from National Law School of India, Bangalore. He joined BHU as a lecturer in law in 1997. He also served as a reader in law in Northeastern University, Nehu, Shillong. He has completed a UGC-sponsored major research project titled Protection of Water Bodies and Regulatory Measure. He has took his credit 20 articles in his field of environmental law. He is a member of the Environmental and Consumer Foundation, New Delhi. At present, he is coordinator of one-year LLM degree course, and he was the founder coordinator of BA LLB course in Law Faculty, BHU. साथ ही साथ हमारे बीच मौजूद है इस सत्र में प्रमुख वक्ता के रूप में प्रोफेसर अमरपाल सिंह सर। Presently, he is the Dean of School of Law, GGSIP University. He has received a scholarship from undergoing the course of LLM from European Academy of Legal Theory, Brussels. He is a life member of two professional bodies, ILI New Delhi and Indian Institute of Public Administration, New Delhi. He is proficient in 3 languages, Hindi, Sanskrit, and English, and have working knowledge of 2 other languages, French and Urdu. He has 25-year teaching experience, from Government Dongar College, Bikaner. अब इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर वीएस मिश्रा सर से कि वो आएं और औपचारिक रूप से इस तकनीकी सत्र की शुरुआत करें। धन्यवाद। Respected colleague Professor Amarpal Singh, esteemed colleagues and dear delegates, जैसा कि आदेश है कि हिंदी में बोलना है, ठीक है, तो ठीक है, जैसा सुविधा होगा। मूल कर्तव्य, भारत में कर्तव्य की बात ही क्यों होगी? भारत एक देश है जहाँ की शुरू से ही कर्तव्य पे ध्यान दिया जाता है, और हमारे यहाँ तो धर्म की अवधारणा है। तो धर्म का मतलब कि चाहे पितृधर्म हो, चाहे राजधर्म हो, चाहे शिक्षक का धर्म हो, तो धर्म से ही, इस कर्तव्य से ही अधिकार निकलता है। और एक जो विदेशी थिंकर हैं या देशी लोग हैं, उसमें एक पीबी काने साहब थे। काने साहब का कहना था कि भाई भारत में जो शुरू से ही हमारा जो ध्यान है, जो हमारे संविधान हम लोगों ने बनाया, उस संविधान में हमारा जो ध्यान था केवल और केवल अधिकारों के प्रति था, कर्तव्य के प्रति नहीं था। तो शायद इसके लिए हमको फिर संविधान सभा में जो बहस हुई थी, उस बहस की तरफ जाना पड़ेगा। उस बहस में
केटी शाह ने ये मुद्दा जोर शोर से उठाया कि भाई आप यदि अधिकार रख रहे हैं तो कर्तव्य, अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी होना चाहिए। लेकिन हम लोग को एक चीज मालूम होना चाहिए कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने जब संविधान बनाया तो उस संविधान में को इस तरह से गढ़ा था कि अमेरिका के संविधान की तरह मूलाधिकार आत्यंतिक नहीं थे, और मूलाधिकारों के साथ साथ एक सीमा भी थी, और उस सीमा का प्रयोग करके राज्य विधि बना करके यदि कोई व्यक्ति अधिक अपने कर्तव्यों का अनुपालन नहीं करता है तो उसको दंडित करने की बात भी है, और उसको दंडित किया भी जा सकता है। लेकिन ये तो दूसरी परिस्थिति थी। अब आपको मालूम ही होगा, जो लोग संविधान पढ़ते हैं या जो लोग संविधान के बारे में जानकारी रखते हैं उनको ये पता होगा कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये मूल कर्तव्य 1976 में भारतीय संविधान में लाया गया, और स्वर्ण सिंह कमेटी का ये रिकमेंडेशन था, और उस समय तत्कालीन परिस्थितियां थी अनुशासन ही देश को महान बनाता है। तो शायद अनुशासन ही देश को महान बनाता है, तो मूल कर्तव्य भी इसी उद्देश्य से लाया गया कि नागरिक शायद मूल कर्तव्य के बारे में जानेंगे तो उसका अनुपालन करेंगे। लेकिन एक बात, मूल कर्तव्यों के संदर्भ में हमको 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या मूल कर्तव्य को इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मूल कर्तव्य को आखिर इसका महत्व क्या है। तब उच्चतम न्यायालय कुछ कहता है और हम लोगों का अपने हिसाब से इसका महत्व स्वर्ण सिंह कमेटी के हिसाब से देखा जाए तो ये मूल्यों की बात करता है, ये मोरल वैल्यूज हैं, और मोरल वैल्यूज को इनकलकेट करने के लिए संविधान सबसे पवित्र पुस्तक है, और इस पवित्र पुस्तक के माध्यम से यदि हम लोग बचपन से इन नैतिक मूल्यों को यदि हम लोग सीख लें तो शायद आने वाले समय में एक अच्छे नागरिक बन सके। तो शायद एक अच्छे नागरिक बनने के लिए, हम लोग तो अच्छे नागरिक हैं ही, लेकिन शायद एक अच्छे नागरिक बनने के लिए इन कर्तव्यों को संविधान में रखा गया कि नागरिक और ये कर्तव्य शायद प्रवर्तनीय तो नहीं है, लेकिन भारत में 11 मूल कर्तव्य हैं, और यदि मान लीजिए आज के डेट में ये मूल कर्तव्य संविधान से निकाल भी दिए जाएं तो एक लिस्ट मैं लेके आया हूं। 11 मूल कर्तव्य है। थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि हर कर्तव्य के बारे में थोड़ा सा क्रिटिकल बात हो जाए आपसे। तो अब जैसे है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, सो संविधान को हम लोग माने। अब संविधान जो इस देश में रहता है संविधान की बात करता है, मूल्यों की बात करता है, संविधानवाद की बात करता है, और ये आज के देश में नागरिक सब लोग आजकल ऐसा हो रहा है कि सब लोग संविधान की एक कॉपी लेके घूमते हैं, हाथ में सब लोग घूम रहे हैं। और मैं किसी भी बारे में कोई आक्षेप नहीं कर रहा, मैं एक सामान्य बात कह रहा हूँ। लेकिन कितने लोगों को मालूम है कि जो संविधान की किताब को लेके घूम रहे हैं उस संविधान की इज्जत क्या वो कर पा रहे हैं, या जो संविधान में जो लिखा हुआ है वो उसको जानते हैं या इज्जत कर रहे हैं। संविधान सबसे बड़ा ये कहता है कि रूल ऑफ लॉ, तो भाई रूल ऑफ लॉ विधि का शासन, और विधि का शासन तो ये है कि जो कानून है इस देश में उस कानून का आप पालन करें, और यदि उस कानून को यदि हर लोग यही कहेंगे कि जो कानून बनता है, कानून गलत हो सकता है, सही हो सकता है, लेकिन इस कानून को यदि हम हर आदमी ये कल कहना शुरू करते कि भाई हमारे अधिकारों का, इस कानून के द्वारा मेरे अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है, और संसद ने जो कानून बनाया है उस कानून को हम लोग सड़क पे अब आंदोलन करके उस कानून को समाप्त करेंगे, तो क्या ऐसा यदि संघात्मक व्यवस्था है, राज्यों में विपक्षी सरकारें हैं, वहाँ के भी विपक्षी दल ऐसा करना शुरू कर दिए, तो क्या ये भारतीय संघ होगा कि ये डेमोक्रेसी है, या हम लोग मोबोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे हैं? क्योंकि यदि आप में इतनी क्षमता नहीं है कि आप कुछ समय तक इंतजार कर लीजिए, और यदि उच्चतम न्यायालय के अधिकार ले लिए जाते हैं तो उच्चतम न्यायालय चुपचाप बैठा रहता है, ठीक है, गार्जियन है, और धीरे से अपने अधिकार को ग्रहण कर लेता है समय आने पे। तो ये जो भारत में जो जनता है वो इस बात को, जो ज़्यादातर लोग हमारे राजनीतिज्ञ हैं वो भी ये कहते हैं कि अब संविधान समाप्त हो गया। अरे संविधान समाप्त कहाँ हुआ? संविधान के उसके लिए तो पार्लियामेंट है,
अभी तो बहुत सारे कानून बनते हैं, उच्चतम न्यायालय कहता है कि असंवैधानिक है, फिर उसको नए कानून बन जाते हैं, फिर उसको, ये तो बनने बिगड़ने का सिलसिला जारी है, लगातार जारी है। लेकिन यदि कोई इस बात पे अड़ जाए कि यदि वही हम जो कह रहे हैं, अब एक मूल्य है भाई, एक संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर है। कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर क्या है कि हम अपने जो हमारे एक जो संवैधानिक संस्कृति है, एक संवैधानिक संस्कृति ये है कि जो संसद लॉ बनाती है, उस लॉ का हम सम्मान, विधि का हम सम्मान करें। हाँ, उस विधि में या संविधान में कोई त्रुटि है तो उसका गार्जियन उच्चतम न्यायालय है और उसको वो असंवैधानिक घोषित कर सकता है। और उसमें ही उच्चतम न्यायालय भी कुछ गलती कर रहा है तो पार्लियामेंट है। और ये जो एक तरह से दोनों में चलता रहता है कि हाँ ठीक है, कभी पार्लियामेंट भारी है तो कभी उच्चतम न्यायालय है। लेकिन अंतिम बात जो है वो, यदि किसी को इस संघीय व्यवस्था में विश्वास है तो उसको तो ये मानना पड़ेगा कि उच्चतम न्यायालय स्वतंत्र है और निष्पक्ष है, और उच्चतम न्यायालय मेजॉरिटी या माइनॉरिटी से प्रभावित नहीं है, और उच्चतम न्यायालय जो कह रहा है वो सबके भलाई के लिए कह रहा है। तो अब ऐसी स्थिति में मूल कर्तव्यों का, हमारे कॉलीग इस पे बात करेंगे आपसे विस्तार से, तो मूल कर्तव्यों का एक बड़ा अहम रोल हो जाता है कि केवल क्या ये कागज के लिखे हुए शब्द हैं या हम लोग इनके द्वारा, क्योंकि कर्तव्य और अधिकार, इस संदर्भ में एक और आपको हम उदाहरण दें कि जस्टिस रंगनाथ मिश्रा ने एक चिट्ठी लिखा 18 मार्च 1998 को उच्चतम न्यायालय को, और उस चिट्ठी में उन्होंने चिंता व्यक्त की कि भाई इस देश में लोग अधिकार के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, कर्तव्य के प्रति जागरूक नहीं हैं। और उच्चतम न्यायालय ने उस चिट्ठी के कारण एक कमेटी बना दी। भारत के आगे जो उच्चतम न्यायालय था उसके भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, और उस कमेटी का नाम था JS वर्मा कमेटी। और उस वर्मा कमेटी ने, JS वर्मा कमेटी ने मूल कर्तव्यों को क्रियाशील बनाने के लिए एक सुझाव दिया। उसमें एक महत्वपूर्ण सुझाव था कि एक जो बहुत सबसे पहला सुझाव था कि हमको नागरिकता का मूल्य समझना चाहिए। और नागरिकता का मूल्य क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज। और आजकल क्या हो गया है कि हम लोग ड्यूटीज को सोचते हैं कि ड्यूटी का पालन कितने लोग, चाहे समाज में हो, चाहे देश में हो, चाहे शिक्षण संस्थानों में हैं, कितने लोग अपने कर्तव्यों का, जो उनका कर्तव्य है उसका ईमानदारी से निर्वहन कर रहे हैं। जब आप अपना कर्तव्य नहीं कर रहे हैं और केवल अधिकार की बात करेंगे और फिर उसके बाद उस संविधान की दुहाई देंगे और कहेंगे कि इसी संविधान में लिखा है, तो उसी संविधान में तो वो भी लिखा है कि टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन। आइडियल्स मीन्स रूल ऑफ लॉ, एंड यू आर ब्रेकिंग द रूल ऑफ लॉ, यू आर वायलेटिंग द रूल ऑफ लॉ। तो आप जब रूल, आपको ये नहीं पता है कि विधि का शासन क्या होता है, आपको ये नहीं पता है कि विधि के शासन में जो तीनों अंग हैं सभी लोग संविधान के द्वारा शासित होते हैं, और केवल आप एक व्यक्ति को केंद्र में बना करके यदि क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्म के आधार पे यदि देश चलेगा तो फिर तो ये देश तब और ये संविधान तो क्या है, एक दस्तावेज है। और संविधान से सुप्रीम कोर्ट ने एक शब्द का विकसित किया है, वो कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर। तो इस देश में हमको लगता है कि सबसे बड़ा जो अभाव है, और हमारे मित्र इस पर आपसे बात करेंगे, कि कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर का अभाव है। कि हम लोगों ने जो विकसित किया है कि केवल ये इंडियन सोसाइटी ड्यूटी ओरिएंटेड सोसाइटी थी, यानी शुरू से ही आप चले जाए तो भारत में कभी भी राइट्स पे जोर नहीं था। लेकिन जो वेस्टर्न डिस्कोर्स शुरू हुआ तब राइट्स पे जोर आया, और राइट्स पे जोर आने के बाद ऐसा हुआ कि हम लोग राइट्स केवल ह्यूमन राइट्स के नाम पे, ह्यूमन राइट्स फंडामेंटल राइट ही याद रह गया। हम लोग ये भूल गए कि हमारा कोई कर्तव्य भी होता है, और यदि कर्तव्य है और उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए, अब जैसे 11 आप ड्यूटी देखोगे, 11 ड्यूटी में से 5-6 ड्यूटी ऐसे हैं कि जो मोरल इन नेचर हैं, उसको लागू करने के लिए राज्य कोई विधान नहीं बना सकता है। लेकिन जो 5-6 बचे हैं वो तो ऑलरेडी यदि आप उसको तोड़ने का दुस्साहस करोगे तो लॉ बना हुआ है। आप कहेंगे कि हम राष्ट्रीय झंडे का सम्मान नहीं करेंगे, आप कहोगे कि हम राष्ट्रगान नहीं गाएंगे,
तो इसके लिए नेशनल ऑनर एक्ट 1971 का है। यानी कि जो मैंने पहले कहा कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं भी बनाई गई होती तब भी इनका महत्व था, क्योंकि बहुत सारी विधियां हैं। औरतों का सम्मान करें, या साइंटिफिक टेम्पर, तो ठीक है, साइंटिफिक टेम्पर के लिए तो विधि नहीं बनाई जा सकती, लेकिन कंपोजिट कल्चर या कोई समाज में वैमनस्य पैदा कर रहा है तो उसके लिए आईपीसी है, आईपीसी प्रावधान है, आईपीसी में 153 है, 153 बी है। यानी कहने का मतलब ये कि यदि आप भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज को लागू कराया जा सकता है जिसके लिए एनफोर्सेबिलिटी की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज मोरल इन नेचर, और जो फंडामेंटल ड्यूटीज मोरल इन नेचर हैं, मूल प्रश्न ये है कि उनको कैसे लागू कराया जाए। क्या वर्मा कमेटी के सुझावों पे, वर्मा कमेटी ने बहुत सारे सुझाव दिए, उसमें से एक सुझाव ये भी था कि फंडामेंटल ड्यूटीज डे मनाया जाए, तो 3 जनवरी को मूल कर्तव्य दिवस के रूप में मनाया जाए। और हमारे लॉ स्कूल में शायद पहली बार 1999 में एक बार, जब उस समय के डीन, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, तो उस समय के जो डीन थे, मूल कर्तव्य दिवस मनाया गया। और आजकल हम लोग मना रहे हैं संविधान दिवस, तो संविधान दिवस मनाया जा रहा है, और संविधान दिवस को मनाने की जो एक श्रृंखला है उसी में मूल कर्तव्यों को भी मनाने की बात हो रही है। लेकिन हम लोग ये भूल गए कि एक कमेटी ने सुझाव भी दिया था मूल कर्तव्य को मनाने का। और अभी इधर हाल फिलहाल में उच्चतम न्यायालय में 2-3 मामले गए हैं, और हमें आशा है कि हमारे कॉलीग इस पे बात करेंगे। और उसमें अश्विनी कुमार उपाध्याय साहब गए हैं, उनका कहना था कि वर्मा कमेटी ने जो सुझाव दिया है उस सुझावों को सरकार देखें कि इन सुझावों को लागू किया जाए। अब उन सुझावों के लागू करने के लिए एक सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट इन्फोर्सिएबल, तो सब फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट इन्फोर्सिएबल, तब इन सुझावों को लागू कैसे कराया जाएगा, क्या तरीका है इन सुझावों को लागू करने का। तो और फिर अब फंडामेंटल ड्यूटी का तब महत्व क्या है, तो इसका तरीका हमारे समझ से एक है, और जो मैं क्लास में ही बताता हूं कि जो जैसे 51 AG है, पर्यावरण से संबंधित है, तो चाहे विदेशी करे, केवल सिटीजन ही क्यों करे, विदेशी के लिए भी ये कर्तव्य बाध्यकारी होना चाहिए। तो 11 जो कर्तव्य हैं, और उसमें से 5-6 तो विधि, इस देश की विधि के द्वारा लागू कराए जाते हैं, वो लागू कराए जाते हैं, आईपीसी है, अन्य विधियां। तो 11 जो कर्तव्य हैं, मेरा मानना यह है कि 11 में से कम 5 और 6 कर्तव्य, 2 अमेंडमेंट किया जाए। मैं एक सुझाव है मेरा कि जो 1976 में जो संशोधन हुआ, अभी इसमें एक संशोधन करने की जरूरत है, और संशोधन करके आप जो पूरी तरह से एब्स्ट्रैक्ट ड्यूटीज हैं, जैसे टू चेरिश द मेमोरी ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, उनको तो छोड़ दीजिए, लेकिन जिनको आप लागू करा सकते हैं उसके लिए संसद को एक विधान बना करके, और ये कहना चाहिए कि ये जो मूल कर्तव्य है, यदि आप इसका अनुपालन नहीं करेंगे तो आप दंड के भागी होंगे। क्यों कि भारत देश है, भारत देश में एक कमी है, अच्छाई है कि बिन भय होए न प्रीत। यहां हम लोग की जो मेंटालिटी है कि यदि आपको ये कहा जाए कि आपके ऊपर कोई लगाम नहीं है, कोई अंकुश नहीं है, और इस बात की मैं ताकीद भी करता हूं कि जब आपके यहाँ जितने भी राइट्स दिए गए हैं, आप देखें, जैसे सबसे बड़ा राइट है कि जो मैं जिसका प्रयोग कर रहा हूं अभी 19(1)A में, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लेकिन इस अधिकार का में 8 ग्राउंड्स हैं, और उसमें से एक ग्राउंड ये भी है कि आप देश की एकता के और अखंडता के विरुद्ध बोलेंगे। अब इसका सदुपयोग भी होता है, दुरुपयोग भी होता है। अब इसका ये है कि हम यदि यहाँ पे कोई बात कह रहे हैं, बोलते बोलते रौ में बह गए, बहुत सावधान है, लेकिन बोलते बोलते कुछ रौ में बह गए और कुछ ऐसी बात भी कह दिए जिसको कि कुछ लोग नहीं अच्छा मानेंगे, तो हो सकता है कि राजद्रोह का मामला बन जाए, क्वाइट पॉसिबल। तो ये इसका मतलब कि जो भी अधिकार हैं वो अनियंत्रित तो नहीं है। राज्य के पास शक्ति है, विधायी शक्ति है, कार्यपालिका की शक्ति है उन अधिकारों को नियंत्रित करने के लिए। तो क्या ही अच्छा होता कि हम लोग अमरपाल जी से कहेंगे कि इस विषय में भी थोड़ा सा अपनी विचार दें कि यदि मूल कर्तव्यों को क्रियाशील बनाने के लिए यदि हम लोग संविधान संशोधन करके, और यदि कोई दंड रखें या इंसेंटिव रखें, 2 बातें हो सकती हैं।
एक तो दंड तो बड़ा बेकार हो गया है आज के जमाने में, कोई सुनता नहीं। तो कम से कम यही रखिए कि इंसेंटिव ये रखिए कि जो मूल कर्तव्यों का अनुपालन करेगा, जो मूल कर्तव्यों का अनुपालन करेगा, उसको थोड़ा सा नौकरी में, या उसको थोड़ा सा परीक्षा में, या उसको थोड़ा सा समाज में, जो लाइसेंस में, जहां भी जैसे भी है, उसको थोड़ी ग्रेस मार्क, उसको थोड़ा सा इंसेंटिव मिलेगा। तो मैं समझता हूं कि मूल कर्तव्यों का, क्योंकि हम लोग बेसिकली हॉब्स की बात को मैं कहूं कि मैन इज बाय नेचर नेस्टी और ब्रोचेस, तो बड़ा हम लोग नेचर से तो वही हैं। तो लेकिन जब इंसेंटिव मिलेगा तो शायद ये इंसेंटिव संविधान की तरफ से होगा, और उस इंसेंटिव के द्वारा उच्चतम न्यायालय के यदि आप निर्णय पढ़ेंगे तो वो बार बार एक बात को जोड़ देता है, कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर। तो ये शायद एक कल्चर विकसित होगा जिसमें एक और शब्द है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, हमारे आपके जो वक्ता हैं वो आप बोलेंगे इस विषय पे, कंपोजिट कल्चर। अब इस देश में बहुत बात होती है और स्त्रियों का सम्मान करो, तो स्त्रियों का जो अपमान करेंगे तो उसके लिए तो लॉ है। अब कंपोजिट कल्चर का मतलब कहीं लिखा नहीं है। हाँ, संविधान में एक जगह और भी है कंपोजिट कल्चर, अनुच्छेद 351 में, वो हिंदी भाषा के संदर्भ में। यहाँ कंपोजिट कल्चर का मतलब कि गंगा जमुनी तहजीब, और गंगा जमुनी तहजीब के बारे में इस देश में कितने लोग जानते हैं। आज इस मंच से मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि इस देश में दो मुद्दे हैं जो कि जुड़े हुए हैं, बहुत ही संवेदनशील मुद्दे हैं। पब्लिक प्लेटफॉर्म से उन संवेदनशील मुद्दों को हम जैसे शिक्षकों को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं एक अपना कर्तव्य भी समझता हूँ, मूल कर्तव्य भी समझता हूँ कि मुझे बोलना चाहिए, और वो है CAA का मुद्दा और आरक्षण का मुद्दा। तो ये यदि हम लोग मूल कर्तव्य को देखें तो उसमें एक है कि डेवलप साइंटिफिक टेम्पर और टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, एब्जोर वायलेंस। यानी यदि CAA के नाम पे आप संपत्ति का नुकसान कीजिए, CAA के नाम पे देश में दंगा हो, CAA के नाम पे, अरे विधि का एक LLB फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी भी जानता है कि कोई विधान बनता है तो ये मान के चला जाता है कि जब तक कि सुप्रीम कोर्ट उसको असंवैधानिक ना घोषित कर दे। और 2 महीने की तो बात है भाई, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, मैक्सिमम 4 महीने या 5 महीने आप इंतजार कर लो। न्यायालय यदि ये गलत है, मूलाधिकारों का उल्लंघन करता है, डिस्क्रिमिनेशन करता है, आर्बिट्रेरी है, तो ये न्यायालय इसको रुकेगा नहीं, न्यायालय इसको असंवैधानिक घोषित करेगा ही करेगा। यू बिलीव इन जुडिशरी, आपको कम से कम न्यायालय में तो विश्वास करो। और यदि आप ये सोचते हो कि न्यायालय जैसी कोई संस्था ही नहीं है, अब इस देश में एक और चलन चला है कि हम जो कह रहे हैं वही सही है, और ये एक बीमारी हो गई है, वो चाहे घर में हो चाहे परिवार में हो, सब पढ़े लिखे लोग हैं या इंस्टीट्यूशंस में हैं। एक आदमी है, उसके अंदर एक ईगो है, और वो ईगो इतना इन्फ्लेटेड हो गया है कि वो सोचता है कि वो जो कह रहा है वो अंतिम सत्य वो है, और जो दूसरा कह रहा है वो तो ये महा पिछड़ा हुआ आदमी है, या वो बहुत ही अनसाइंटिफिक है, उसका टेम्पर साइंटिफिक नहीं है, हमारा टेम्पर साइंटिफिक है। तो इस तरह से तो देश नहीं चलता, इस तरह से तो समाज नहीं चलता। आपको यदि मूल्यों को विकसित करना है तो, और यदि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई बहुत सारे केसेस में कि ये मूल कर्तव्य क्या है, तो दे सर्व एज ए कोड ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो कल हो सकता है कि CAA को, मैं दूसरी तरफ जा रहा हूं, CAA को वैध या अवैध साबित करने के लिए न्यायालय फंडामेंटल ड्यूटीज का सहारा लेगा, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का सहारा लेगा। तो शायद आरक्षण की बात भी एक्सेलेंस की बात है। तो यदि उच्चतम न्यायालय ये कुछ गलत कहता है तो आपके पास संविधान संशोधन की शक्ति है, और संविधान संशोधन की शक्ति के द्वारा आप जो समाज में या आपके संविधान में जो कमियां हैं उनको आप दूर कीजिए। और जो भारतीय संविधान है, अब अंत में अपनी मैं बात समाप्त करूंगा, कि एक सोशल डॉक्यूमेंट है, सामाजिक दस्तावेज है, और ये सामाजिक दस्तावेज होने के नाते यदि आप लोग थोड़ा बहुत, और उसको मैं फंडामेंटल ड्यूटी से लिंक करता हूं, तो अनुच्छेद 38 क्लॉज 1 ये कहता है कि सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करता है, राजनीतिक न्याय की तो बात छोड़ दीजिए। और फिर 38 क्लॉज 2 ये कहता है कि स्टेट शैल एंडेवर टू एलिमिनेट इनइक्वालिटी वेयर इन इनकम, स्टेटस एंड फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। तो इनकम
स्टेटस, फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज। तो ठीक है, राज्य यदि एक कदम बढ़ाता है तो उसमें गलतियां होती हैं, स्वाभाविक है। और ऐसा नहीं है कि राज्य के पास कोई जादुई छड़ी है और रातों रात इस देश में राम राज्य आ जाएगा। राम राज्य आएगा, लेकिन आपको उस राम राज्य के लिए थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। और ये आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे और संविधान में के जो मूल हैं, संविधान में जो कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों को केवल आत्मसात करेंगे, उन कर्तव्यों को एक मूल्य की तरह मानेंगे। और मूल्य तो भाई, जैसे कहा है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो यदि आप इन कर्तव्यों का अनुपालन करेंगे, अपने घर में यदि फैमिली मेंबर्स का, माता का, पिता का, भाई का, बहन का सम्मान करते हैं, ये तो मूल्य है, जबरदस्ती सम्मान नहीं लिया जा सकता। तो बाहर में भी करेंगे, तो ये एक तरह से। और यदि ये सारा कुछ होगा तो हमको लगता है कि फिर ये देश में जो हम लोग जो कल के नागरिक होंगे और आने वाले जो कल होने वाले जो माता पिता हैं, जो माता पिता थे वो तो ठीक नहीं थे, इसलिए कि उन लोगों ने अपने जो ज्ञान दिया, शायद वो ज्ञान देने में कहीं कमी रह गई या बात समझने में कमी रह गई, कहीं ना कहीं कुछ कमी है। लेकिन अब जो माता पिता होने वाले हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे घर का माहौल और इस तरह से बनाएं कि घर के अंदर वो जो बच्चों को सिखा रहे हैं, घर के अंदर जो बच्चों को सिखा रहे हैं, समाज में वही रिफ्लेक्ट होता है। तो कम से कम ये चीज हो, तो फिर जब व्यक्तिगत परिवार सुधरेगा, समाज सुधरेगा और देश भी सुधरेगा। थैंक यू। Pranam, Namaskar, good afternoon. Respected Professor V.S. Mishra ji, the chairman for the session, my learned faculty colleagues, Professor Murli IC, Professor Shailendra, and other learned faculty colleagues from Banaras Hindu University, and student friends. थोड़ा हिंदी भी बोलूँगा, but because I have done my work basically in English, तो थोड़ा अंग्रेजी पर थोड़ा सा रहेगा. What exactly, before I start, let me put on record my sincere gratitude to the organizers of this program who invited me and enabled me to interact with you on this subject, fundamental duties. What exactly I'm trying to do is to really articulate the idea of fundamental duties as it has been articulated in our ancient jurisprudence, or you call it Vedic jurisprudence, and then contextualize it with the way we understand it today, the way we have incorporated it in the Constitution, and the way we interpret it. Professor Mishra has talked about it as to this problem has been highlighted adequately as to how do we implement them. Friends, I shall be talking about a few random ideas for the purpose of contextualizing the whole thing. Please proceed. Friends, Constitution talks about we the people of India. And Article 1 declares India, that is Bharat, shall be the Union of States. K.M. Munshi talked about it. We need to understand it, I believe. Etymologically, if you break up the expression Bharat, it is not a, random idea that has been put in the Constitution. And the idea of duties have got to be understood in a very specific context of Bharat. Bharat, etymologically broken, would mean Bha, Abha, light, duty. Satyam, Shivam, Sundaram, the idea of that thing. And Rat means what? Engaged. So Bharat is actually included as the name of a cultural community. It's a cultural expression basically. The name of a community which is consistently engaged in search of truth, light, happiness. Asato ma sadgamay, tamaso ma jyotirgamay. That's how the expression Bharat needs to be understood. I have just picked up a few problems that we
currently grapple as a country, this is not obviously an exhaustive list, just an illustrative thing. But we, the people of India, India that is Bharat, we really stand at the crossroads at the moment. Unprecedented economic slowdown, as people say, dissensions as to the goals of our nationhood, security threats emerging from terrorism, and environmental crisis. There are other things as well. These are some of the major issues that we confront as a community called Bharat. But friends, my understanding is that if we face an unprecedented crisis, we also are probably better equipped to handle and confront this situation. And these are some of the credits on our part, the strengths that we have at the moment. The bubbling energy of young India, I believe this needs no explanation as to how young India is. A vibrant media, probably more vibrant than ever. A matured set of democratic institutions. The problems are there, but problems do happen every time. An awakened community and a supportive international environment. Friends, you will barely find China standing along with India to condemn Pakistan for terrorist funding. The kind of a supportive environment that we have, these are some of the ideas that I believe are supporting us, whereby we can really confront the problems that we have. So friends, this really can, you see, change the course of history if we can make proper use of it. Another point, please next slide. Try to understand this. Viewpoints and standpoints are very important in the life of a community, in the life of an individual as well. Understand this, standpoints determine your viewpoints. Sometimes it might happen that you keep on arguing a certain point without appreciating the standpoint of the other. Just for an example, this mic, I'm not sure which side I'm facing, but suppose I'm facing west, the mic lies west to me. You say, no sir, the mic lies east to me. It is my standpoint that determines my viewpoint. Try to understand this. All these points are important. I said a few random ideas that I would like to talk about. Friends, in this very peculiar circumstance that I talked about in the beginning, if we move on to the idea of kartabya, the duty, something that should be done, I shall be picking up a few random ideas from Gita and other scriptures for the purpose of illustrating my point. But just for the purpose of summarizing, is something which as I exist, my existence gets manifested through the duty I do, kartavya, karne yogya. Without, if I don't do this, my existence doesn't get manifested, doesn't get defined. Now this is associated, so what exactly is kartavya? Basically associated with my karma, and my karma is obviously associated with my standing, my dharma. All these points are interrelated. We need to appreciate and understand them properly. I will move on to Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, as we generally know, is a simplified version of a very complicated philosophical system that we have. It's a simplified, लोकीकृत रूप है जो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिलोसफी हमारे वेद वेदांगों में मिलती है. I just take a few ideas from Bhagavad Gita for the purpose of illustrating as to how, in this specific context of Bharat, the idea of duty is actually articulated. Please proceed. Next one.
Friends, we know it that Bhagavad Gita is known to be a text which talks about three basic types of yogas, or what we call Karma Yoga, Bhakti Yoga, and Jnana Yoga. Karma Yoga obviously has been said to be the important or the most important element of Bhagavad Gita. Now, I have given the references, so I don't have to quote it that way. But this shlok, nahi kaschik kshanamapi jatu tishtatya akarmakrit karyate hyavasah karmah sarvah prakritir jaigunai. Broadly translated, it would mean that anything under the sun, even for a single moment, does not stand still. बिना कर्म किए हुए रह नहीं सकता. न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य अकर्मकृत. अकर्म की स्थिति में कोई चीज नहीं रह सकती. कार्यते ह्यवसः कर्मः सर्वः प्रकृतिर्जैगुणैः. Every natural element out of its own nature is almost forced to do something. Karyate hyavasah karma, as if somebody is pulling it to do its duty. That is the kind of an idea we have. Even if you don't do something, you remain in the process of akarm, then also karma happens. Because karma is not always, you see, that, I mean, there are variety of karmas, kriyaman karma and prarabdha karma and all that. So even when you don't do something, actually you are in a process of, you see, not doing something means karma to ho hi raha hai fir bhi. So this is one point. Now, what kind of a karma I do? Once again, from chapter 3 itself, yagyarthat karmano netra lokoyam karma bandhanaha tadarth karma konteya mukta sangha samachara. What kind of a karma we are supposed to do? So the whole biospheric cycle that we observe is a whole cosmotic system, is a sort of yagya chakra, wherein everybody has its own place, its own space, and that space where he stands determines his dharma, his karma, and his duty. So what Lord Krishna talks about is that if you do something beyond this yagya chakra, yagyarthat karmo netra lokoyam karm bandhana, that karm becomes bandhankari. Otherwise, if you keep on doing your work within that yagya chakra, then Mukta Sangha Samachara, nothing binds you. That is basically that is the kind of a karma. So articulation of the karma is something which is my duty. I shall explain it further. So why should I perform my duty? Now there are a lot of explanations within Bhagavad Gita. Bhagwan Krishna says this, Name parthaste kartavyam trishu lokeshu kenchana. तीनों लोकों में मेरे लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है, सब कुछ प्राप्त है मेरे लिए. हे पार्थ, मेरे लिए तीनों लोक में कुछ भी अप्राप्य नहीं है. नमे पार्थास्ते कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान वाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि. लेकिन फिर भी मैं कर्म करता. Now why does one do karma? Why Lord Krishna is bound to do karma? One explanation is already there. Karyate hyavasah karma sarvah prakritir jaigunai. Because every single natural element, by its own very genetic structure, the kind of, you see, information pack that it has, is forced to do something. Yadyadacharati shresthaha tattad deve taro janaha yat pramanam sakurte lokas tadanuvartate. The expression has been used shrestha, yadyadacharati shresthaha, meaning those who stands, broadly speaking, those who stand in the capacity of leadership. And mind it, all of us at some stage of life, almost every stage of life, in some way we stand as the leader. बड़े बहन के रूप में, बड़े भाई के रूप में, पिता के रूप में, टीचर के रूप में. You always stand in the capacity of a leader. So यद्यदाचरति श्रेष्ठः, जो श्रेष्ठ आचरण करता है, he doesn't do it just for the purpose of doing it. काम तो सभी करते हैं. But जो one who stands in the capacity of a leader, the things that he does for what? यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तद् देवे तरो जनः
Yat pramanam sakurte lokastadanuvartate. Because this Shrestha, the leader, the thing that he does actually creates a praman. Yat pramanam sakurte lokastadanuvartate. The praman that he creates with his karma is something that actually becomes a precedent for the rest of the flock to follow. This is how Mahajano Yena Gatah Supantha is actually really means. I have a few more references just randomly picked up. Next slide, please. The idea is, just for the purpose of summarizing, because there are 2 more slides in which I'll pick up few more ideas from here and there, that the duty is actually the backbone of my existence. If I don't perform my duty, my karma, karate hyavasa karma, I just simply don't exist. Radhakrishna also explains it. I'll come back to that slightly later. Manusmriti actually talks about the whole human existence, you see, rolled into those 5 ऋण, पंच ऋण की जो परंपरा है, जिसमें देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण, भूत ऋण, all kinds of debts. I mean, in the process of repaying these debts, my life gets fructified. My life gets, you see, manifested in some format. So, the duty I do really explains myself. The duty I do is the summum bone of my existence. Astadash Puraneshu, just a few references from here and there. What exactly is the nature of duty? Paropakaraha punyaya papaya paripidanam. Something that basically is paropkar is actually punya. और यदि कोई चीज किसी को कष्ट देती है तो वही पाप है. बड़ी सिंपल सी बात है. And then this is which also forms part of Mahatma Gandhi's theory of concentric circles, as we call it. Tyajedekam kulasyarthe gramasyarthe kulam tejet. What kind of a duty I do have? I can sacrifice myself for the family for the village for the community, so and so forth. I hope those who have studied a bit of Gandhian philosophy, they might recall the theory of concentric circles, which is based on this slok. And in fact, if you analyze the whole Indian mythos, the very idea is, which once again go back to Gita, karmanyevadhikaraste ma phaleshu kadachana. Do your duty, rest you can rest assured shall follow. Leave the rest. One's duty determines one's character, one's karma, one's dharma, and that's how the whole life moves on. Radhakrishna, I was talking about it. Duty is the sum total of karma in a community. He explains that duties are the opportunities offered to man to sink his self and grow into a community. How beautifully this explains. Duty is an opportunity that has been offered to me whereby I sink my personality into and grow into the community. I sink myself into this larger reality and then grow into the community. That's how I get defined. The duty makes it possible to live life in a community. In fact, the very idea of community doesn't get realized if the idea of duty isn't there. The community gets formed only when I have a certain duty towards you, you have a certain duty towards me. Only then we see come together and a community gets formed. Please proceed. Next slide, please. This is something about which Professor V.S. Mishra has talked about, that when we launched our constitution, just a bit of background, the whole political-legal environment at that point of time was designed in the background of Western thinking. The colonial system which was there has nurtured institutions for 300 years. At that point of time, probably for the purpose of avoiding disruptions, हम लोगों ने एक संविधान की बात करी, wherein the duty system, the duty system was ignored basically, and we, you see, concentrated on
rights system basically. Probably at that point of time, we thought, okay, once these institutions start, you see, interacting with the common man, then probably the local ethos, the mythos will get infused into the system. That was probably the understanding that we had. But this didn't happen somehow. Idea of duty was not formed part of the constitution. So if you just analyze it in a sentence, what happened when we brought our constitution into being based basically on rights system, that the duty-bound community, I just explained it, so you can just recall a few ideas. The system which was basically a duty-bound mechanism got converted into a right-centric system, where everybody would have his rights, will be, and in fact, this becomes part of the state system in a welfare mold, that it not only implements or creates an environment where the rights are made available to the individual, where the individual can fight for his rights, but even create and generate awareness about the rights. This we keep on doing even today. I mean, every law school for that purpose has a fundamental duty, in fact, to generate awareness. So what is that legal aid programs and all that we do is for the purpose of generating awareness. So state system does not only create an environment where the duties can be made available, fundamental rights can be made available to the citizens, but even generate awareness about it. This is something like that you have a right to draw from the bank, but there is nobody who will put some balance in the bank. So this bank balance, you have a claim over that bank balance, but no duty towards it. In fact, at that point of time, Professor Mishra referred to it, P.V. Kane had criticized it. And unfortunately, when we decided to incorporate fundamental duties in our constitution, P.V. Kane was a forgotten entity. You don't find a mention of P.V. Kane, who has done the basic analysis of what exactly duty really mean in an Indian context. Obviously, it's slightly complicated idea in which I'm not going at the moment, but it should have found some mention. But somehow we forgot P.V. Kane. Please proceed. Next slide. If you look into the Western systems, duties are never part of that. Socialist systems do have fundamental duties in their constitutions. Interestingly, China obviously has it. Sri Lanka, which is not necessarily a socialist state, also has a portion of fundamental duties within it. Now, in Indian context, probably we thought that fundamental rights present an integrated scheme. In fact, this integrated scheme was part of the Constituent Assembly debates as well, but somehow Gopalan didn't care for that. But then when we moved on, this idea was almost inherent in the Constitution, that nothing is to be read in isolation, and even fundamental rights would derive there, as Justice Subbarao put it in a later case, that they derive their life breath from directive principle state policy, which means that for the purpose of evolving a right, the meanings could be drawn from the directive principles, which are generally a non-executable part. I mean, it has got to be executed by way of a legislative process. So the understanding probably was that because it represents a scheme, duties can be imposed on the individual. This is how some of the thinkers have actually later talked about it. I don't have to explain Hohfeld's paradigm of those 8 basic elements, wherein right and duty form part of one single continuum. I don't have to explain all that. Law students do understand it. So generally, from a commoner's standpoint, my right is your duty, your right is my duty. That's how the whole continuum gets framed. Friends, we have systems like US, where
the fundamental duties idea is not there. But during 20th century, after 1930s, I mean, I have picked up two cases, Reynolds versus US and Dennis versus US, wherein Supreme Court of US has articulated an idea that there are certain inherent duties, because US Constitution, you see, has got to be interpreted in a certain context, and a lot of meanings can be derived from the circumstantial things. So they believe that duties are also part of the Constitution, and non-performance of the duty might affect the implementation of the rights. This is how this appears to me the kind of an indication from Reynolds' case particularly. Please proceed. Next. Not many more slides, a few more stories that I'll tell you. This is part of our history now, that in 1970s when we decided as a community that we need to incorporate part of fundamental duties as well, then this came. Fundamental duties portion came in 42nd Amendment. 10 fundamental duties we have in the beginning. The 11th has been added by way of a 86th Constitutional Amendment, which puts in the education as one of the duties of the parents. They are not enforceable. Professor Mishra has mentioned it. They are known as non-self-executory provisions of the Constitution. I have a submission here. The submission is that during last 70, 80 years, we have developed a tradition of constitutional interpretation. It is not exactly, Gopalan's tradition that we had continued, that for the purpose of right to life and liberty, 20 to 22 would form a complete code, and that 14 and 19 cannot be, referred to. The reasonability doctrine cannot be brought in. In fact, in later cases, without overruling Gopalan, Justice Krishna Iyer put it in another context, that rights, just as human body is not dissectable into parts, constitutional systems, and particularly the cardinal rights in a constitutional system, have a sort of synthesis. You simply cannot disintegrate them. So we have developed a tradition of interpreting the whole constitutional mechanism as a one single integrated entity, whereby one thing affects the other. I just give you one example, though I had over a dozen cases, but the representative case was by Madhya Pradesh High Court, Noor Mohammed versus Ziauddin. A very interesting story. So एक बारात गई और उसमें एक dancing girl का भी program था. And as usual in rural hinterland, it might happen lot many times कि उस dancing girl के payment को लेकर के दोनों side में झगड़ा हुआ, और कि इसका payment कौन देगा. And this dispute actually got so enhanced and so virulent कि वो बारात लेकर के वापस आ गए. शादी नहीं करी, वो जो लड़के वाले थे वो बारात लेके वापस आ गए. And then they made a claim over the bride's father कि हमारा इतना नुकसान हो गया, इनकी गलती से ये हुआ कि हमारे बेटे की शादी नहीं हो सकी, तो उसका जो है हर्जाना इनको इतना हमें देना पड़ेगा. The matter went up to the High Court, and very interestingly, High Court followed this tradition has been there in other cases as well in Supreme Court of India. I have several judgments to that effect, over a dozen judgments I could figure out. But in this case, Madhya Pradesh High Court said one of the fundamental duties is to respect womanhood. By disregarding the dignity of the girl to be married, you have actually played havoc with the dignity of women, and therefore have no right to claim your rights. If you come to equity, come with clean hands. This is how we generally talk about it. So they said you simply have no right to claim your rights. That's how the idea of fundamental duties
gets implemented. Friends, I'm actually not really looking into those Verma committees and other recommendations. But you see, one very small point I would like to make. I probably may be making mention of that somewhere else in my slide. But please try to understand. For several hundred years, you had a system which worked at the change of your mindsets. I hope I'm making some sense. If you recall the early 19th century and the correspondence that would happen between the Governor General and the Secretary of State and the Ministry of Home back in London, there are a lot of ideas that you find in Macaulay's literature as well. The whole idea was to change the mindsets. They worked on your mindsets for several hundred years. And then whether they were, you see, able to change your mindsets or not is not a question that I am referring at the moment. But certainly the mindsets got distorted. When your fight is against the mindsets, please remember the process is very slow. It doesn't happen in a day or two. It doesn't happen in a year or so. It doesn't happen in a decade or so. I'll give you a small example. Law students do understand it, and I hope that you will pick this idea. Say, for example, during 18th century, when American struggle for independence started with that famous Boston Tea Party in 1776, if I'm not wrong, and then came the Declaration of Rights of Man. The first right that the Declaration of Rights men talk about is equality. That everybody is born equal, black or white doesn't matter. This is 1776. Constitution comes into play, the Bill of Rights is also there, and another 50 years of American constitutional experiment. And in 1850s, you have a judgment by US Supreme Court. I hope you remember that judgment, Dred Scott case. This is not a case decided by a lower court, decided by the Supreme Court of US. And it says that a black man cannot be given full citizenship rights because he is born to a slave parent. This is roughly 80 years after you have incorporated the idea of equality as the guiding principle of the whole experiment. Not here. Move on. 1898. You have a judgment by US Supreme Court, Plessy versus Ferguson. Justice Harlan articulates a new doctrine which came to be known as equal but separate. You could be equal, Mr. Black, but you are separate from us. The idea of equality has not got sunk into the system even after 130 years. And friends, one can go on quoting judgments, but it is in 1954 in Brown versus Board of Education that for the first time in US history, you accept the legal equality. This is roughly 200 plus years that you had worked on. What exactly is the point I'm trying to make? When your fight is against the mindsets, the fight is very tough. The process is very slow. It doesn't happen. Had that been the case, you tell me, you have abolished child marriages hundreds of years back. Anti-dowry legislation was during 1960s, 61, if I'm not wrong. And there may be several such cases. But is it that the child marriages are gone? Is it that the dowry is gone? No, it has not. You have in the Constitution have written, untouchability is hereby abolished, and its practice in any form shall be punishable by law. Is it gone? It's not. The reason is that your fight is against the mindsets. It will take generations to change this mindset. Friends, do remember that making law alone will not help in implementation of fundamental duties.
Law making alone will not help us. The fight is against the mindsets. It is we people who will have to work day and night to change these mindsets. It will take time. A lot of patience is needed for that purpose. So therefore, friends, the best idea is to really, the way we have developed, you see, from Gopalan apart, but later up to Golaknath and later cases, where we have developed a, you see, very healthy tradition of interpreting the Constitution in an integrated way. So fundamental duties, I think those who have studied a bit of environmental, and Professor Mishra being an environmentalist may recall, like cases like L.K. Kulwal versus state of Rajasthan, for example, where the court articulated the very idea of right of a pollution-free environment in the form of a duty. And I recall the expression judge writes that if the environment is, you see, violated, you have a right, comma, nay, duty to go to the court. That is the way courts talk about it. So when we, you see, take it in an integrated way, then probably that makes a lot of sense. And it also helps in communities slowly imbibing the idea of fundamental duties, having been associated with the idea of rights itself. Please, next slide. Now, friends, this is something I don't have to really explain. Just a few ideas, and this is not ideas, this is taken from the Constitution itself. All these duties that Professor Mishra has already talked about, to abide by the Constitution, respect its ideals, to cherish and follow the noble ideals of our, you see, the leaders of freedom struggle, uphold and protect the sovereignty, etc., etc. Please, next slide. Don't have to really spend time on this, to protect and improve the natural environment, etc., etc. Now, just have a look at it. I will tell you a small story to explain the point that I am trying to make. Go to the next slide, because these 11 duties are already there. What exactly all these 11 duties talk about? If you look at them, either fundamental rights or fundamental duties, and the way courts have developed the tradition of interpreting them, does it look like an Indian element? I tell you a story, then probably you will understand what I am trying to say. The story I have taken is from Discovery of India, Pandit Nehru's work. So story goes like this. एक बहुत निर्दयी राजा था. तो निर्दयी राजा होगा तो कोई रिबल भी होगा. Now this Raja, this king, the cruel king, had a friend who was a businessman, and he would do business for this king, will go to the foreign lands and bring a lot of money from there for this king. Now this, it so happens कि एक ऐसे ही बिजनेस जर्नी में एक जहाज डूब गया. जहाज डूब गया और वो जो बिजनेसमैन फ्रेंड था राजा का, वो भी उसके साथ got perished. He also got perished along with that ship. The wealth is lost, the friend is also lost. The news reaches the court, and he's a cruel king, so obviously lobhi bhi hoga. So he's not really concerned about the death of his friend. I hope I have 10-15 minutes. I'll just 10 minutes or so, I'm just through it. So the king is concerned not about the friend that he has lost, who would do business for him, but about the amount of wealth he has lost. So who shall bring this wealth to me? So राजा के तो दरबार में फिर सलाहकार भी होंगे. किसी ने कहा कि साहब वो जो व्यापारी है वही तो मर गया है, उसकी संपत्ति तो है, तो you can recover your money by confiscating his property. Simple idea for a cruel king कि ठीक है, जिसकी वजह से गलती से जहाज डूबा होगा, उसी गलती से तो उसकी संपत्ति से ही ये पैसा वसूलना होगा. So the decision is taken. Now you have friends everywhere.
तो एक कोई फेथफुल फ्रेंड उस व्यापारी का दरबार में रहा होगा, तो उसने जाकर के बताया, दिस बिजनेसमैन इज सर्वाइव्ड बाय अ वाइफ एंड अ डॉटर. So this faithful servant rushes to the place and tells the जो भी सेठानी है कि आपको यहां से तुरंत भागना होगा. क्यों भागना होगा? कि भाई ऐसे ऐसे राजा ने, वो जहाज डूब गया और राजा आपकी सारी संपत्ति को कॉन्फिस्केट करने वाला है, and it might also harm you because ultimately the orders, the regal orders would get executed by armed men. सो एज यूजुअल स्टोरी, एक गुफा से निकाल करके वो आदमी दोनों माँ बेटी और माँ को, दोनों को एक जंगल में जाके छोड़ दिया. अब तुम्हारी अपना भाग्य है, मैंने तुम्हें, मेरी ड्यूटी खत्म. नाउ दिस डॉटर एंड मदर डुओ बहुत भूखे प्यासे हैं, परेशान हैं, थके हुए हैं, और ऊपर से धूप पड़ रही है जंगल में, समझ नहीं आ रहा है क्या किया जाए. एक पेड़ के नीचे थोड़ी सांस लेने के लिए छाया में बैठे हैं, तो एक कहीं से किसी के कराहने की आवाज आती है. तो इन्होंने इधर उधर देखा कि यह आदमी की कराहने की आवाज कहां से आती है. तो देखा कि एक पेड़ के ऊपर एक आदमी, जिसे बहुत मार पीट करके किसी ने टांग दिया है ऊपर मरने के लिए. तुम कौन हो भाई? कि मैं तब बताऊंगा जब तुम्हें मेरा एक काम करना होगा. मैं कौन हूं? मैं तब बताऊंगा जब आप मेरा एक काम करेंगे. क्या काम करना है? तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो. ये क्या हुआ? ये आदमी मरने जा रहा है और शादी में बेटी मांग रहा है उस बुढ़िया से. उसकी समझ नहीं आया किसी के. बट ट्राइंग टाइम्स हैव वेरी, यू सी, peculiar circumstances as well. तो उसकी समझ नहीं आया, तो उसने कहा चलो ठीक है, मैंने अपनी बेटी को तुम्हें विवाह में दिया. Then the fellow says कि मैं एक रिबल हूं इस राजा का. उस पेड़ के नीचे तुम खुदाई करो और उसके नीचे से तुम्हें 3 मणियां मिलेंगी. वो 3 मणियां जो है तुम अपने पास रखोगे. एक शहर में जाना है तुम्हें, जहां पर एक ब्राह्मण बॉय से इस लड़की की मुलाकात होगी. इसके एक बालक होगा, एक मणि उसको देनी है. एक मणि उस बालक के गले में बांध करके और इस बालक को उस नदी के किनारे छोड़ना है, और एक मणि आपको अपने पास रखनी है. द होल स्टोरी फिनिशेस इन अ फोटो फ्रेम, and this boy happens and the girl dies and the old lady survives somehow, has a money. ये जो बालक है वो एक राजा जो आसपास का था, उसके कोई संतान नहीं थी, वो उठा के ले गया और उसने उस बच्चे को पाला. वो बच्चा बड़ा हो गया, ये राजा भी चला गया, और ये जो बालक है जो अब प्रिंस हो गया है, बड़ा हो गया है, 25-26 वर्ष का हो गया है, वो श्राद्ध के समय पर एक नदी के किनारे तर्पण देने जाता है. तो पुरोहित जो रिचुअल होता है, सेट ऑफ रिचुअल्स, ही डज दैट एंड देन ही ऑफर्स द तर्पण. नाउ 3 hands come up to receive that tarpan. The Purohit doesn't understand what does it really mean, because the person can be, only one person can be the father of this king, of this, जो भी युवराज है या जो भी है, एक ही तो पिता हो सकता है उसका. 3 हाथ क्यों मांग रहे हैं इसे? तो उसने फिर से कोई मंत्र पढ़ा, कहा कि जो इसका राइटफुल फादर है वो आकर के तर्पण ले. कहानी है, कहानी है. फिर 3 हाथ उठ करके आए, तो उसके समझ नहीं आया. तो राजा जो वहां पर रिचुअल करने आया था तर्पण का, वो भी इरिटेट हो गया कि ये सब क्या ड्रामा है. He got irritated and started walking, leaving the things in between, started walking towards his palace. तो एक बुढ़िया ने उसका रास्ता रोका. वो इरिटेट होकर के, तुम हटो.
So she says कि तुम उस मणि की उन 3 हाथों की कहानी नहीं सुनोगे. And the whole story goes in the background, which I had already told you. Try to understand this. Nehruji asked this question. This king has 3 fathers. One is the father to whom his mother is rightfully wedded. शादी हुई है उसकी rebel से जो मर गया है तुरंत. The other is a biological father. And the third is the person who has raised him. So there are 3 hands that the old lady explains, that these 3 hands are of those 3 people. The point is, who is entitled for receiving the tarpan? Who is the rightful father of this man? That is the point. And this is what I actually seek to associate with my constitution. Friends, over a period of millenniums, not centuries, decades, years and all that, over a period of millenniums, we have been evolving in fits and starts. अब तक तो बहुत इस पर काम हो चुका है, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स बहुत काम कर चुके हैं कि even in 18th century, India was contributing 25% to the world economy. 200 plus years back. हम बहुत पीछे नहीं थे. अभी कुछ हो गया है कि अब हम 1.8789% is what the last figure I had. Economic survey में शायद 1.89% is what we talk about these days. इस सारी यात्रा में हमने जो इंप्रेशंस गैदर किए हैं उसमें मुगल्स के भी इंप्रेशंस हैं, ब्रिटिशर्स के भी इंप्रेशंस हैं. एंड इफ यू ट्राई टू लुक एट देम इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम, डू दे लुक लाइक माय ओन आइडियल्स? They do. I am not concerned with who's the biological father of these ideals. We have been a community, Bharat, that is consistently engaged in search of truth. Kabir Das on the banks of Dashashwamedh Ghat wrote this, Sadhu aisa chahiye, jaisa soup suvaye, sar sar ko gah rahe, thotha dev udaye. Do we understand as to what exactly do we need in terms of implementing our fundamental duties? Do we see that what I see in the form of those 11 duties is associated with something which is so essential to my existence, which is my own? Do I need to really look for its parentage? Where do I go? इस सारे झगड़े को समाप्त करके हमें धीरे धीरे इनको एसिमुलेट करना सीखना होगा, इन आइडियल्स को इम्बाइब करना सीखना होगा. There probably lies the answer for ultimate. I'll take another 5 minutes to explain a few more points. That probably there lies the answer as to how the fundamental duties have got to be imbibed into the community that is consistently engaged in search of truth, light, satyam, shivam, sundaram, asato ma sadgamay, tamaso ma jyotirgamay. There lies the point. And friends, the point that I'm trying to make is, can we really incorporate these ideas and ideals in the way of life? And the last point that I make is something that you will have to, I just request to just have a look at that. The glory of India, that is Bharat, that is written in the Article 1 of my constitution, shall be proportionate to the efforts we make in incorporating these ideals into our lives, individual and collective. The last point I want to make. आपने ये देखा होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा. एक व्यक्ति का चरित्र होता है, उसका भाग्य होता है, उसका एक तरीका होता है काम करने का. उसे हम व्यष्टि कहते हैं. व्यक्ति से रिलेटेड सब कुछ जो उसका चरित्र, भाग्य है, उसका कर्म है, उसकी ड्यूटी है, वो सब उस व्यक्ति में शामिल है, व्यष्टि है.
जैसे एक व्यक्ति का भाग्य और चरित्र होता है, प्लीज अंडरस्टैंड इट, समष्टि का भी भाग्य और चरित्र होता है। वी एज अ कलेक्टिविटी, इंडिया दैट इज भारत, we as a collectivity has a certain character, has a certain destiny as well. Do we forget that we also have our own destiny? We have passed through bad times, no doubt about it, but brighter days are here. And I believe action begins now for making India that is Bharat a really a glorified nation by incorporating duties into my life system. Thank you so much for patiently listening. Want to speak? I just said. Okay. Just a minute. Thank you, Professor Pal Singhji, for your excellent discourse on the subject, fundamental duties. It's my pleasure to say a few things. You started your discourse by saying that idea of India, and your focus was on one specific saying in Hindi is there, that is called, what is called, Parhit Sarish Dharm Nahi Bhai, Par Pida Sam Nahi Admai. So it means if you look for others' benefit, that is the biggest cause or service that you are having. Now you talked about, Professor Singh talked about right-centric system and duties can be imposed on individuals. He articulated by giving certain examples of US Supreme Courts, and basically his idea was with regard to the fundamental right cases which were there in the US Supreme Court, and he tried to connect it fundamental rights with the fundamental duties, and he presented fundamental rights and fundamental duties as an integrated scheme under either US Constitution or Indian Constitution. And what I gathered from his talk, ultimately what is the gist of his talk is a fight is against mindset. So the whole issue of deliberation is fight is against mindset. So I don't know at what point of time we are going to change our mindset. Mindset with regard to change socio-economic conditions, mindset with regard to our socio-cultural events, or mindsets with regard to our family ethos or whatever we do. In a country like India, when we deal with certain issues, certain principles are there. Those principles, if we adhere to, secularism is there, one of the principles, rule of law is other principles, federalism is other principles. So a number of principles are there. These legal principles, other moral principles are also there in the life. It depends on the individual which principle you want to adopt, and who will tell you how to adopt those principles. Because we have created a state, sometimes a state is there to tell you that you have to adopt it because these are moral in nature, and one document is created called the Constitution. You are advised by that document to follow those principles. But when sometimes individuals say that they are supreme, now the question is not who is supreme. Individual is supreme, society is there, or the state. And this conflict is always continuing. And I hope when the idea of a state was there, we surrendered our sovereignty for some purposes. And this surrendering of sovereignty for some purposes, for public good and for the benefit of large number of the people. So when sometimes freedom is there, liberty is there, I hope freedom and liberty is always there with what we call social control. And this social control is explained by the Supreme Court of India with help of one particular article, that is known as Article 21 of the Indian Constitution, that is used as a reservoir of human rights. And this Article 21 is specifically used to integrate the active principle of state policy and fundamental duty. And so what they had done in due course, they have changed not just a civil principle to
justiciable principles. They have invented new fundamental rights, and sometimes through all those mechanisms, like Rajasthan High Court, they have enforced. Sometimes they have enforced are not enforceable duties. Practically and legally, these duties are not enforceable. But the law of the land is there. If you are not going to respect a woman, then IPC is there. So practically what they are doing is, they are enforcing these duties, but not saying that they are enforcing these duties as a fundamental duties. They are enforcing these duties as a statutory duties. And as a citizen, I hope, if you are a citizen of this country, to me, one has to follow the law of the land. Otherwise, if everywhere, if you want to create like a situation like some questions are also there, demonstrations are there, and we can change the government. If we can change the government for the good, fine. But if we are always adamant, and if we are always that we are not going to imbibe certain values which are going to do good for the nation, we are always going to imbibe certain values which are going to benefit ourselves. And this question of self and ego, I hope some of you have read jurisprudence, and if you go to the modern jurisprudence, then no need of law. If someone is talking that why you are always calling the legislature or executive or other wing, and they are like that. Okay, fine. No need of any organ of the state. If society is so good, you are so good, then no, where is the question of law? It's auto-regulation with this. You can regulate yourself. Then if behavior is so good, but this is not like so. With the society, it consists of different individuals, and at different parameters are there. To me, of course, these fundamental duties are like guiding principles. They will guide you, and now the society or state, they have to prepare themselves that at what particular point of time they want to make some maneuvering through incentive, disincentive, or by creating fear. Sometimes it is also needed to me. Sometimes someone may say that it's not needed, but to me, if you want to maintain what is called as a social control, and social control, what Professor Amarpal has explained, that glory of India is not only in enforcing or claiming fundamental rights. Glory of India is there when we go for and we insist that fellow individuals, they understand, they imbibe, they follow, and they implement what they do, what they say, and there must not be any difference. What is lacking in this country is when we speak from this forum, including myself, we preach something, but we practice something. So when this gap, wide gap between what we practice and what we preach, and when other stakeholders are there, when they find it, then they move in other way. So if all those three organs of the state and citizens and other structures, including Supreme Court and other constitutional functionaries, if they do whatever they say they do, I think it provides enough ground or space for enforcement of fundamental duties. With this observation, I hope I will invite Professor Murli for 2 minutes observations with regard to fundamental duties. Thank you, sir, for a very wonderful lecture, enriching lecture. But then my doubt is with regard to moral correlativity and legal correlativity. And so far as moral correlativity is concerned, we understand that there is only one human being. Rights and duties, of course, are correlatives. But when you go to the legal correlative, you require two persons. My right is the duty of some other person. So that's a paradigmatic example, wherein, of course, I have borrowed 5 rupees from a particular person. He has a duty. But in Western philosophy, whether rights can be a reason for imposing a duty, the question which you have raised. Now, when we consider the will theory and interest theory of rights, because when you have gone into jurisprudential dimensions, perhaps in Western philosophy itself, Ronald Dworkin and others have sincerely endeavored to disjunctively read rights and duties, and further they, of course, strengthen their argument by saying that right can be a reason for imposing duty. And if you read them conjunctively, that means, like you say that whenever you talk about a right, a duty is always there. When you talk about a duty, a right is always there. That means they cannot be separated. They are inseparable. And if we understand in that particular sense, then of course we support the will theory of rights.
But when you go to the interest theory of rights, wherein you say that right is an interest recognized and protected by a rule of right, then of course McCormick and others who had a sociological understanding of what exactly is the right and what is the duty, they wanted to disjunctively read, and then of course they made, in my opinion, Herculean attempts to establish that rights and duties can be read disjunctively and right can be a reason for imposing duty. And last but not the least, of course, this observation from my part. Yesterday I was talking, of course I delivered my lecture here, and then we talked about duties based on justice and duties based on morality. Duties based on morality, now you are trying to enforce them. Fundamental duties are duties based on morality. And Professor Mishra was also talking that, of course, some of them can be made enforceable. And here I just have a very important observation that if duties are privatized, and if the state is no more responsible to implement the duties, and if duties are privatized, how long will we go in this particular direction, particularly with regard to economic and other duties which impose economic burdens? Who will act? Because are the citizens of the world, okay, in the context of human rights, I would say that human rights are universal. Of course, the duties are on every particular individual in the world. So a rich person in America, of course, he may not be willing to discharge his duty towards a poor man in India. Human rights are global. But then how can we ensure that these moral duties, which are human duties, are made enforceable? And then whether law is the mechanism through which these moral duties can be made enforceable, or ethics and morality is the route. And finally, I would conclude here that since yesterday we have been talking about Vedic literature and other things, and yesterday I told this gathering that Professor Mr. Hobbes, he of course brought us from natural law to natural rights. And once we came to natural rights, then duties, until then they were the basis of justice, but then rights became the justice, the basis. Hobbes transformed that. What was traditionally a duty concept of justice was converted into a right concept of justice. So my plea to the gathering here would be that, see, when we talk about Vedic literature, we require a human personality to develop comprehensively, ethically, morally. Unfortunately, we are not addressing to the issues of ethics and morality. We only cater to the external requirements, but then we don't develop internally. So the need of the hour is that, like Professor was talking, because I was so moved that we got to inculcate those qualities, and then of course that is something which is a moral duty in my opinion, and it cannot be, so far as I am concerned, because law can never make the morality enforceable. Thank you. थैंक यू प्रोफेसर मुरली। अब जो समय समाप्त हो रहा है, लेकिन सवाल दो हैं और संक्षिप्त सवाल आप लोग पूछना चाहेंगे तो प्रोफेसर अमरपाल सिंह भी जवाब देंगे, हम भी हैं यहाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सवाल हमसे पूछा गया है, किसी ने पूछा है, नाम बता दें आप। ये इन्होंने पूछा है, क्या हर एक विषय में केवल विधायिका और न्यायपालिका पर ही छोड़ देना चाहिए जो केवल एक समाज के कुछ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं या चुने या मनोनीत किए जाते हैं? ये हमारे लग रहा है कि एलएलबी के विद्यार्थी हैं। डेमोक्रेसी में भाई क्या होगा? जब डेमोक्रेसी से आप चलोगे तो कुछ ही लोग करेंगे, कुछ ही लोग वहां जाएंगे और फिर लॉ बनाएंगे और फिर उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा और उसके लिए एक सुप्रीम कोर्ट होगा, एक व्यवस्था होगी। और यदि आप दूसरी व्यवस्था चाहते हैं तो एक व्यवस्था अन्ना आंदोलन का भी था, और उस अन्ना आंदोलन वाली व्यवस्था से जो लोग निकले हैं, अब उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो सवाल यह है कि दो तरीका है। एक तरीका है कि जो विधायिका है, कार्यपालिका है या न्यायपालिका है, सब लोग अपना काम संविधान की तय सीमा में करें, और दूसरा यह है कि हर आदमी ये सोचे कि वो सबसे वही महान है, वही उसके पास ही संप्रभुता है। तो जब ये कार्यपालिका के दिमाग में कहीं आ गया, न्यायपालिका के दिमाग में आ गया, विधायिका के दिमाग में कहीं आ गया, तो वो दिन इस देश के लिए ही बहुत बुरा दिन होगा, क्योंकि वो फिर उस देश में केवल एक टुकड़ा है जिसका नाम है संविधान, वहां संविधानवाद नहीं है, और संविधानवाद नहीं होता तो फिर उस देश में संविधान का कोई मतलब नहीं होता। और संविधान का मतलब ये होता है कि नागरिक भी अपने कर्तव्य के प्रति, अधिकार के प्रति उतना ही जागरूक रहे। और संविधान में तो आपकी भारतीय संविधान आपने पढ़ा है और देखा होगा, समझा होगा, और आजकल तो सब लोग, पूरी दुनिया है उसी को की दीवानी हो गई है, उसी को लोग कोट कर रहे हैं। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से लेके एसोसिएशन तक
हर की सुविधा है, लेकिन एक जगह है कि हर सुविधा और स्वतंत्रता को, लिबर्टी को, आप प्राइवेसी को पब्लिक डोमेन में और प्राइवेट डोमेन में आप अंतर करना सीखिए। प्राइवेसी का मतलब ये नहीं होता है कि पब्लिक डोमेन में आके आपको जो नहीं करना, आप घर के अंदर जो करते हैं क्या उस सड़क पे या क्या इस सभा में आप कर सकते हैं। और यदि आपने कहीं ये पढ़ लिया कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, और आप हर जगह वही आप सूत्रवा के पढ़ते हुए चलने लगे, नहीं भैया, राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट तो है, लेकिन सब्जेक्ट टू सोशल कंट्रोल, एंड इट इज नॉट एब्सोल्यूट। ये आपको समझना होगा। तो जहां जो सवाल है मेरे मित्र का कि भाई क्या छोड़ देना चाहिए, अरे छोड़ तो देना चाहिए आप पे भी, या आप इस देश के प्रबुद्ध नागरिक हैं, आप अपना कितना काम करते हैं लिख के, पढ़ के, बोल के, या कितने लोगों को जो समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं या जो विधि का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, कितने लोगों को आप जागरूक कर रहे हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये फिर आपकी कमी है, और इसके लिए किसी को ब्लेम करना, और एक कोई सिस्टम है, सिस्टम के हिसाब से चलते हैं हम लोग ना। अब पूरा लॉलेसनेस हो जाए तो वो बड़ी दुखद स्थिति होगी। थैंक यू। अब दूसरा सवाल है हमारे अमरपाल जी से। किसी विद्यार्थी ने पूछा है कि अमेरिकन संविधान 1787 में आया, लेकिन फिर में उसमें 27 संशोधन हुए, वहीं भारत का संविधान में 103 संशोधन क्यों हो गए। ये बड़ा, आइए अब मैं नहीं जवाब दूंगा। There are a lot of questions, and Professor Murli in fact has asked some fundamental questions as to the contents of the duty and right and the kind of a balance that has to be there. इस बच्चे का भी प्रश्न है। एक्चुअली हमें अपने संविधान, ये शायद एक अंडरलाइंग थीम रही होगी मेरे दिमाग में जब मैं ये सब बोल रहा था, कि आइडिया तो कहीं से भी आप ले सकते हैं, पर उस आइडिया को हमें अपनी व्यवस्था के अनुसार आत्मसात करना होता है। मेरे ख्याल से हमें ये समझना होगा कि यूएस जैसा संविधान हमारे यहाँ पर शायद उतनी अच्छे ढंग से काम नहीं कर सकता था। वैरायटी ऑफ रीजंस, हमारी अपनी प्रकृति ऐसी है, किस तरह के लोग हैं हम, तो हमारे जितनी हमारे समाज में जो डायनामिज्म है उसमें यूएस सिस्टम की व्यवस्था शायद चल नहीं सकती थी। मेरे ख्याल से हम लोग अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिसके लिए हमें एक यूएस के टचस्टोन की आवश्यकता नहीं है। I think that kind of an answer applies to what Professor Murli was also asking, कि ultimately the mix of the right and duty, the moral element and the other thing has got to be determined with reference to a very specific situation. There cannot be a shortcut formula for that. That is something we need to appreciate and understand. मैं एक छोटी सी बात कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि उन्होंने हॉब्स का जिक्र किया और जिक्र किया कि एक नेचुरल राइट का, इसको यूं समझने की कोशिश करते हैं कि नेचर में, स्टेट ऑफ नेचर जिसकी बात हॉब्स करते हैं, स्टेट ऑफ नेचर वो एक तरह से जैसे हमारे यहाँ पर मत्स्य न्याय की बात की जाती है, कि जहाँ पर the more powerful has his way. That is the point. लेकिन इस बात को हमें थोड़ा ध्यान करके समझना होगा कि जब हम अपने आप को एक आदिम समाज से एक सिविलाइज्ड स्टेट की ओर ग्रेजुएट करते हैं, मूव करते हैं, तो फिर वहां पर जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को नहीं खाती। फिर हमारी सिविलाइज्ड सिस्टम की पहली क्वालिफिकेशन ही ये बन जाती है कि बड़ी मछली छोटी मछली की रक्षा करेगी। There probably lies the answer. I mean, there are a lot of issues as to the contents and the availability, their interrelationship. Obviously, we will have to find some other time to answer all those questions. Thank you very much, nevertheless, for raising these questions. धन्यवाद प्रोफेसर अमरपाल सिंह जी, और सभी जो यहाँ उपस्थित लोग हैं, गणमान्य लोग, और जो विद्यार्थीगण हैं और
जो डेलीगेट्स हैं उनको मैं इस सत्र के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने धैर्यपूर्वक सुना, और ये सत्र अब समाप्त होता है और अगली कार्रवाई के लिए आयोजकों से मैं अनुरोध करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब इस प्रकार इस तकनीकी सत्र के औपचारिक समापन की घोषणा हो गई है।